नमस्कार साथियों, चलते हैं हम केमिस्ट्री की नेक्स्ट क्लास में, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्या कह रहा है? नीचे दिए गए वर्गीकरणों में से कौन सा परमाणु द्रव्यमानों के आधार पर था? तो परमाणु द्रव्यमानों के आधार पर कौन सा था? तो वो डोवरेनर, न्यूलैंड और मेंडलीफ का। जो कौन सा था? डोवनेरर और न्यूलैंड और मेंडलीफ का जो था परमाणु द्रव्यमानों के आधार पर वही वर्गीकरण था। रासायनिक जो अंग्रेज रसायनज्ञ ल्यूनेंस थे, तो उन्होंने अष्टक नियम का प्रतिपादन किया था और वो किया था 1864 में। और जो मेंडलीफ थे, तो मेंडलीफ ने किया था 1869 में किया था। ठीक है, तो इन्होंने तत्वों का वर्गीकरण किया द्रव्यमानों के आधार पर, यानी परमाणु द्रव्यमानों के आधार पर तत्वों का वर्गीकरण किया था। अष्टकों का नियम केवल कहाँ तक लागू होता है या किस पर लागू होता है? तो वो कैल्शियम तक लागू होता है। अष्टकों का नियम कैल्शियम तक ही लागू होता है। अष्टक नियम किसने प्रतिपादित किया था? तो अष्टक नियम वो अलेक्जेंडर न्यूलैंड्स ने प्रतिपादित किया था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा, अलेक्जेंडर न्यूलैंड्स। डोवेराइनर के तर्क की उपलब्धि क्या थी? तो डोवेराइनर की तर्क की उपलब्धि क्या थी? तो वो आपकी तत्वों के गुणधर्मों को परमाणु द्रव्यमानों के साथ जोड़ने का पहला प्रयास था। तत्वों के गुणधर्मों को परमाणु द्रव्यमानों के साथ जोड़ने का पहला प्रयास था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि डोवेराइनर के तर्क के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन नंबर ए इसका सही नहीं है। यदि तीन तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमानों के अवरोही क्रम में अब व्यवस्थित किया जाता है, तो तीसरे तत्व का परमाणु द्रव्यमान अन्य दो तत्वों के परमाणु द्रव्यमानों के औसत के लगभग बराबर होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा तर्क या डोवेराइनर का तर्क नहीं है? कौन सा तर्क है जो डोवेराइनर का तर्क नहीं है? ऑप्शन नंबर इसका ए इसका राइट हो जाएगा, यानी 3 जो है ये डोवेराइनर का वो तर्क नहीं है। नाइट्रोजन, फास्फोरस और ये 3, ठीक है, सेविन नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डोवेराइनर के अनुसार निम्न में से कौन सा सत्य है? तो इनमें से कौन सा सत्य है? ऑप्शन नंबर बी, त्रिक के पहले और तीसरे तत्वों के परमाणु द्रव्यमान का समांतर माध्य जो होता है दूसरे तत्व के परमाणु द्रव्यमान के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। किन तत्वों का कौन सा समुच्चय डोवेराइनर त्रिक बनाता नहीं है? तो किन तत्वों का वो और कौन सा समुच्चय? तो वो Fe, कोबाल्ट और निकेल, आयरन Fe यानी Fe और Cu और निकेल डोवेराइनर का त्रिक नहीं बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डोवेराइनर के त्रिक में तत्वों को किस प्रकार लिखा गया था? तो वो किस प्रकार लिखा गया था? ऑप्शन नंबर आपका आंसर हो जाएगा सी। समूह में नीचे की ओर परमाणु द्रव्यमानों के आरोही क्रम में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा आंसर। डोवेराइनर ने समान गुणधर्म वाले तत्वों को समूह में व्यवस्थित करने का प्रयास किया। इसके लिए उन्होंने कितने तत्वों वाले कुछ समूहों की पहचान की? तो कितने तत्वों वाले कुछ समूहों की पहचान की? वो 3 तत्वों वाले समूहों की पहचान की। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा आंसर। डोवेराइनर के त्रिक के अनुसार इनमें से कौन सा तत्व कैल्शियम और बेरियम के मध्य स्थित हो सकता है? कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान इतना और बेरियम का परमाणु द्रव्यमान इतना होता है, तो वो आपका भार हो जाएगा आपका वास्तविक परमाणु भार। तो ये स्ट्रोंशियम परमाणु द्रव्यमान ये 87.62 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित प्रत्येक 3 तत्वों वाले समूहों में से कौन सा डोवेराइनर के त्रिक का गठन करता है? तो इनका त्रिक का गठन करता है वो क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन करता है। कौन करता है? क्लोरीन, ब्रोमीन और
आयोडीन। त्रिक शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? तो त्रिक शब्द का प्रयोग वो जोहान वोल्फगैंग डोवेनाइनर के द्वारा किया गया था। देखिए, जिसको भी ये क्लास अच्छी लगती हो वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और चैनल को शेयर जरूर करें, क्लास को शेयर करें। और जहां आपको समझ में ना आए पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक त्रिक में मध्य तत्व होता है। तो एक तत्व में मध्य तत्व होता है वो पहले और तीसरे तत्वों के औसत परमाणु द्रव्यमान जितना, पहले और तीसरे तत्वों के औसत परमाणु द्रव्यमान जितना होता है। डोवेराइनर ने तीन तत्वों को किसके एक त्रिक में व्यवस्थित किया? तो किसके? वो आपके उनके परमाणु द्रव्यमानों के बढ़ते क्रम में, परमाणु द्रव्यमानों के बढ़ते क्रम में एक त्रिक में व्यवस्थित किया। निम्नलिखित ट्रायड में से कौन सा एक डोवेरेनर ट्रायड का प्रतिनिधित्व करता है? तो कौन सा है जो डोवेरेनर ट्रायड का प्रतिनिधित्व करता है? LI, Na और K जो है, LI, Na और K ये डोवेरेनर का ट्रायड का प्रतिनिधित्व करता है। डोवेरेनर त्रिक के प्रथम और तृतीय सदस्य फास्फोरस और एंटीमनी हैं। इस त्रिक का दूसरा सदस्य है, तो इस त्रिक का दूसरा सदस्य कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी, आर्सेनिक है जो इस त्रिक का दूसरा सदस्य है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा डोवेरेनर त्रिक का तीसरा सदस्य है जिसमें लिथियम और सोडियम भी शामिल होते हैं? जिसमें लिथियम और सोडियम भी शामिल होते हैं वो पोटेशियम है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, पोटेशियम। डोवेराइनर ने तीन तत्वों के समूह की पहचान कर उन्हें क्या नाम दिया? तो उन्हें ट्रायड यानी त्रिक नाम दिया। क्या दिया? ट्रायड यानी त्रिक नाम दिया। जब तत्वों को परमाणु भारों के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया जाता है तो बीच वाले तत्व का परमाणु भार अन्य दो तत्वों के परमाणु भारों का लगभग औसत होता है। इस नियम को जाना जाता है। तो इस नियम को डोवेराइनर के त्रिक का नियम जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। डोवेराइनर ने उत्प्रेरक के रूप में किस पर पहला अवलोकन किया? तो किस पर पहला अवलोकन किया? वो पीटी पर पहला अवलोकन किया। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा, पीटी। किसने उत्प्रेरक के रूप में प्लेटिनम पर पहला अवलोकन किया? तो किसने उत्प्रेरक के रूप में प्लेटिनम पर पहला अवलोकन किया? वो डोवेरेनर। इसने डोवेरेनर ने उत्प्रेरक के रूप में प्लेटिनम का पहला अवलोकन किया। उस जर्मन रसायनज्ञ का नाम बताइए जिसने 1817 में तत्वों को त्रिकों में समूहबद्ध किया। तो वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, जोहान वोल्फगैंग डोवेरेनर। जोहान वोल्फगैंग डोवेरेनर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंडलीफ की आवर्त सारणी का उपयोग करते हुए Ba और K के ऑक्साइडों के लिए सही सूत्र का चयन कीजिए। तो सही सूत्र का हमें चयन करना है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका BaO और K2O जो है ये सही सूत्र हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मेंडलीफ की आवर्त सारणी ने तत्वों के परमाणु द्रव्यमान और उनके तो किन के बीच के संबंधों का परीक्षण किया था? किन के बीच किया था परीक्षण? वो भौतिक और रासायनिक गुणधर्मों यानी दोनों के बीच परीक्षण किया था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मेंडलीफ की आवर्त सारणी के अनुसार हैलोजनों की तरह हाइड्रोजन भी किसके रूप में मौजूद होता है? तो हाइड्रोजन भी मौजूद होता है वो द्विपरमाणुक अणु के रूप में मौजूद होता है। मेंडलीफ के अनुसार तत्वों के गुणधर्म उनके इनके आवर्ती फलन होते हैं। तो तत्वों के उनके किन के आवर्ती फलन होते हैं? वो परमाणविक द्रव्यमान, परमाणविक द्रव्यमान के आवर्ती फलन होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा।
तत्वों के रासायनिक गुणों का अध्ययन करने के लिए मेंडलीफ ने किन दो तत्वों से बनने वाले यौगिकों पर ध्यान केंद्रित किया था? तो यौगिकों पर ध्यान केंद्रित किया था वो H और O थे। कौन थे? H और O। मेंडलीफ की आवर्त सारणी की खोज के समय निम्न में से किस तत्व समूह की खोज नहीं हुई थी? जब मेंडलीफ की आवर्त सारणी की खोज हुई थी तो वो उत्कृष्ट गैसों की खोज नहीं हुई थी। उत्कृष्ट गैसों की खोज नहीं हुई थी। मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी में तत्वों को व्यवस्थित करने के लिए किस मौलिक गुण का प्रयोग किया था? तो इन्होंने किस मौलिक गुण का प्रयोग किया था? वो परमाणु द्रव्यमान का। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा, परमाणु द्रव्यमान। मेंडलीफ की आवर्त सारणी में तत्वों के हाइड्राइड और ऑक्साइड के सूत्र किस स्थान पर लिखे जाते हैं? तो वो किस स्थान पर? वो ऊपर लिखे जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा, ऊपर। मेंडलीफ के आवर्त नियम के अनुसार इनमें से कौन सा सत्य है? इनमें से कौन सा सत्य है? वो आपका ऑप्शन नंबर ए, तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमानों के आवर्ती फलन होते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा, तत्वों के जो गुणधर्म हैं उनके परमाणु द्रव्यमानों के आवर्ती फलन होते हैं। मेंडलीफ द्वारा किन तत्वों का नामकरण उसी समूह में उनके पूर्ववर्ती तत्वों के नाम से पहले शब्द ए का लगाकर किया गया था? तो वो आपका किया गया था ऑप्शन नंबर ए, स्कैंडियम, गैलियम और जर्मेनियम। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। मेंडलीफ की आवर्त सारणी किसमें प्रकाशित हुई थी? तो मेंडलीफ की आवर्त सारणी किस सन में प्रकाशित हुई थी? वो 1872 ईस्वी में। 1872 ईस्वी में मेंडलीफ की आवर्त सारणी प्रकाशित हुई थी। मेंडलीफ की आवर्त सारणी के बारे में कौन सा कथन गलत है? तो मेंडलीफ की आवर्त सारणी के बारे में ये आपका डी ऑप्शन गलत है। तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। ये ऑप्शन नंबर आपका गलत हो जाएगा। निम्न में से किसे मेंडलीफ की आवर्त सारणी की सीमा के रूप में माना गया था? तो किसे माना गया था? ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोजन का क्षार धातुओं के साथ साथ हैलोजनों से सादृश्य और हाइड्रोजन का कोई विशिष्ट स्थान नहीं दिया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मेंडलीफ की आवर्त सारणी में आधुनिक आवर्त सारणी के इस समूह का उल्लेख नहीं किया गया था? तो मेंडलीफ की आवर्त सारणी में आवर्त सारणी के किस समूह का उल्लेख नहीं किया गया था? तो वो आपका ऑप्शन नंबर सी, उत्कृष्ट गैस जो हुई थी जब इस मेंडलीफ की आवर्त सारणी का खोज हुई थी तो उत्कृष्ट गैसों की खोज नहीं हुई थी। मेंडलीफ का आवर्त नियम आवर्त सारणी में किसकी स्थिति की व्याख्या नहीं कर सका? तो वो समस्थानिक की स्थिति की व्याख्या नहीं कर सका। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मेंडलीफ की आवर्त सारणी के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो वो आपका मेंडलीफ की आवर्त सारणी में हाइड्रोजन को एक निश्चित स्थान दिया गया था। हाइड्रोजन को एक निश्चित स्थान दिया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। मेंडलीफ की आवर्त सारणी में समूह 8 और चौथे आवर्त की पहली श्रेणी में कौन सा तत्व मौजूद नहीं है? तो कौन सा तत्व मौजूद नहीं है? Cu, ये Cu तत्व ये मौजूद नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आवर्त सारणी का आविष्कार किसने किया था? तो आवर्त सारणी का आविष्कार किसने किया था? वो दिमित्री मेंडलीव ने, ये इन्होंने किया था। मेंडलीव का आवर्त नियम यह दर्शाता है कि तत्वों के गुण उनके किसके आवर्ती फलन हैं? तो किसके आवर्ती फलन हैं? ये दर्शाता है ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी, परमाणु द्रव्यमान ये आवर्ती फलन हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। मेंडलीव का आवर्तीय नियम किस पर आधारित है? तो आवर्तीय नियम परमाणु द्रव्यमान पर आधारित है। किस पर आधारित है? परमाणु द्रव्यमान पर।
मेंडलीव के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों को आवर्त सारणी में किसके आधार पर व्यवस्थित किया गया था? तो वो आपका बढ़ते हुए द्रव्यमानों पर व्यवस्थित किया गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमानों पर किया गया था। जब मेंडलीव ने अपना काम शुरू किया था, तब कितने तत्व ज्ञात थे? जब मेंडलीव ने अपना काम शुरू किया, तब कितने तत्व ज्ञात थे? तो वो 63 तत्व ज्ञात थे। कितने थे? 63 तत्व ज्ञात थे। मेंडलीव आवधिक सारणी में खोजे न गए तत्वों के लिए अंतराल छोड़ा गया था। निम्न में से कौन से तत्व को बाद में आवर्त सारणी में एक स्थान पर प्राप्त हुआ? तो वो जीई इसको प्राप्त हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा, जीई। मेंडलीव की आवर्त सारणी में बाद में खोजे जाने वाले तत्वों के लिए जगह छोड़ी गई थी। निम्नलिखित में से किस तत्व को आवर्त सारणी के बाद में जगह मिली थी? तो वो क्या थी? जर्मेनियम। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा, जर्मेनियम। मेंडलीव की आवर्त सारणी में लंब रूप स्तंभों को और क्षैतिज पंक्तियों को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? समूह आवर्त। लंब रूप स्तंभों को समूह और क्षैतिज पंक्तियों को आवर्त कहा जाता है। मेंडलीव की आवर्त सारणी में क्षैतिज स्तंभ को आवर्त कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्षैतिज स्तंभ को आवर्त कहा जाता है और लंब रूप स्तंभों को समूह कहा जाता है। रासायनिक गुणों के मध्य मेंडलीव ने इन तत्वों के साथ मिलकर बने यौगिकों पर ध्यान केंद्रित किया। तो बने यौगिकों पर ध्यान केंद्रित किया, वो हाइड्रोजन व ऑक्सीजन थे। कौन थे? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों के गुणों को उनके किसका आवधिक स्वभाव माना जाता है? तो वो है परमाणु द्रव्यमान। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, परमाणु द्रव्यमान। तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के आधार पर वर्गीकृत करने का श्रेय किसे जाता है? तो वर्गीकृत करने का श्रेय किसे जाता है? वो दिमित्री मेंडलीव को। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, दिमित्री मेंडलीव। दिमित्री मेंडलीव ने क्या तैयार किया था? तो इन्होंने रासायनिक तत्वों की आवर्त सारणी तैयार की थी। क्या किया था? रासायनिक तत्वों की आवर्त सारणी। मूल तत्वों की आवर्त सारणी बनाने वाले पहले वैज्ञानिक कौन थे? तो मूल तत्वों की आवर्त सारणी बनाने वाले पहले वैज्ञानिक मेंडलीव थे। कौन थे? मेंडलीव। सही विकल्प के साथ खाली स्थान भरें। उन्होंने कहा कि तत्वों के गुण उनके परमाणु द्रव्यमान के आवधिक प्रकार हैं। तो यह इसका कथन है। तो ये मेंडलीव की आवर्त नियम का कथन है। मेंडलीव की आवर्त नियम का कथन कि तत्वों के गुण जो हैं उनके परमाणु द्रव्यमान के आवधिक प्रकार हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मेंडलीव की आवर्त सारणी में एक निश्चित स्थान नहीं पा सका? तो कौन सा है जो निश्चित स्थान नहीं पा सका? वो हाइड्रोजन। वो मेंडलीव की आवर्त सारणी में हाइड्रोजन एक निश्चित स्थान नहीं पा सका। मेंडलीव की आवर्त सारणी में तालिका इससे निकलने से पहले दिखाई देती है? तो वो कोबाल्ट निकलने से पहले दिखाई देती है। तो जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्राइब कर लें और क्लास को लाइक करें और शेयर जरूर करें। इसके अनुसार तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। तो वो ऑप्शन नंबर बी मेंडलीव का आवर्ती नियम जो है, मेंडलीव का आवर्ती नियम। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से किसके द्वारा किया गया तत्वों का वर्गीकरण नए तत्वों की खोज के लिए प्रेरित करता है? तो वो मेंडलीव करता है। क्या कौन करता है? मेंडलीव तत्वों का वर्गीकरण नए तत्वों की खोज के लिए प्रेरित करता है। मेंडलीव की आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर कॉलम को कहा जाता है।
तो जो मेंडलीव की आवर्त सारणी में जो ऊर्ध्वाधर कॉलम होते हैं, तो उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें समूह कहा जाता है। ऊर्ध्वाधर कॉलम को समूह कहा जाता है। मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों को किस क्रम में व्यवस्थित किया गया था? तो इन्हें किस क्रम में व्यवस्थित किया गया था? तो परमाणु द्रव्यमानों के बढ़ते हुए क्रम में, परमाणु द्रव्यमानों के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया गया था। मेंडलीव ने जब कार्य को शुरू किया था, तो कितने तत्वों को जाना था? तो वो 63 तत्वों को जाना था। कितने तत्वों को? 63। मेंडलीव की आवर्त सारणी में निम्नलिखित समूहों में से किस तत्व समूह को बाद में तालिका में जगह मिली? तो बाद में तालिका में जगह मिली, तो वो स्कैंडियम, ज़िरकोनियम, जर्मेनियम को मिली थी। ScGaGe को मिली थी। मेंडलीव की आवर्त सारणी किस सन के दौरान एक जर्मन पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? तो मेंडलीव की आवर्त सारणी 1872 ईस्वी के दौरान एक जर्मन पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मेंडलीव की आवर्त सारणी में ई का एल्यूमीनियम की जगह लेता है? तो ई का एल्यूमीनियम की जगह लेता है, तो वो कौन लेता है? ऑप्शन नंबर बी, गैलियम लेता है। कौन लेता है? गैलियम। निम्नलिखित में से किसने कहा कि तत्वों के गुण उनके परमाणु द्रव्यमानों के आवर्ती फलन हैं? तो तत्वों के गुण उनके परमाणु द्रव्यमानों के आवर्ती फलन वो मेंडलीव हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मेंडलीव। आवर्त सारणी का आविष्कार किस वैज्ञानिक द्वारा किया गया था? तो आवर्त सारणी का आविष्कार वैज्ञानिक दिमित्री मेंडलीव के द्वारा किया गया था। आधुनिक आवर्त सारणी में जिंक का स्थान क्या है? तो आधुनिक आवर्त सारणी में जिंक का स्थान कितना है? वर्ग 12 है और आवर्त 4 है। जिंक का स्थान है वर्ग 12, वर्ग कौन सा? 12, आवर्त 4 है। दूसरे आवर्त के तत्वों के लिए कौन सा कथन सही है? तो दूसरे आवर्त के तत्वों के लिए इनमें समान संख्या में संयोजकता इलेक्ट्रॉन नहीं होते, लेकिन इनमें समान संख्या में कोष होते हैं। समान संख्या में कोष होते हैं। समान समूह के इनमें से किस तत्व युग्म के तत्व समान रासायनिक गुणधर्म प्रदर्शित करते हैं? तो वो कौन करते हैं? N और P करते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, N और P। हेनरी मोजले के अनुसार किसी तत्व का इनमें से कौन सा गुण उसके द्रव्यमान से अधिक मौलिक गुण है? उनके द्रव्यमान से अधिक मौलिक गुण है, तो वो परमाणु क्रमांक है। क्या है? परमाणु क्रमांक। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। हैलोजनों को आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूह में रखा गया है? तो हैलोजनों को आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूह में रखा गया है? तो वो कौन से? 17वें हैलोजनों को रखा गया है 17वें आवर्त सारणी में। निम्न में से कौन सा तत्व आधुनिक आवर्त सारणी के समूह 11 से संबंधित नहीं है? तो कौन सा तत्व है जो आधुनिक आवर्त सारणी के समूह 11 से संबंधित नहीं है? वो Hg है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, Hg। आधुनिक आवर्त सारणी में समूह 2 वाले तत्वों को क्या भी कहा जाता है? तो आवर्त सारणी में समूह 2 वाले तत्वों को क्षारीय मृदा धातुएं भी कहते हैं। समूह 2 वाले तत्वों को क्षारीय मृदा धातुएं भी कहते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी वर्गीकरण किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो वो हेनरी मोजले के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा, हेनरी मोजले। आधुनिक आवर्त सारणी के 118 तत्वों में से प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व कितने हैं? तो प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व वो 94 हैं। कितने हैं? प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व 94 हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, तत्व X में कुल 16 प्रोटॉन और 16 न्यूट्रॉन है। यह किससे संबंधित है? तो वो ये ऑप्शन नंबर डी, तीसरे आवर्त और 16वें समूह से।
तीसरे आवर्त और 16वें समूह से संबंधित है। आधुनिक आवर्त सारणी में एक समूह में मौजूद तत्वों में किसकी संख्या समान होती है? तो किसकी संख्या समान होती है? वो संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है। संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है। किसी तत्व के परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 288 है। यह किस समूह से संबंधित है? यह किस समूह से संबंधित है? 18वें समूह से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 288 है, तो वो 18वें समूह से संबंधित है। आधुनिक आवर्त सारणी में समूह और आवर्त हैं। तो समूह और आवर्त हैं आवर्त सारणी में, आधुनिक आवर्त सारणी में, तो वो 18 समूह और 7 आवर्त हैं। कितने? 18 समूह और 7 आवर्त। निम्नलिखित में से कौन सा समूह धातुओं का प्रतिनिधित्व करता है? ऐसा कौन सा समूह है जो धातुओं का प्रतिनिधित्व करता है? तो ऑप्शन नंबर बी, ये धातुओं का प्रतिनिधित्व करता है, समूह 2 करता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। जिन तत्वों के परमाणु क्रमांक क्रमशः 15, 16, 17 और 18 हैं, तो वे कौन से तत्व हैं? तो वे आपके पी, एस, Cl और Ar हैं। ऑप्शन नंबर फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और ब्रोमीन। ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। आधुनिक आवर्त सारणी के समूह 2 में तत्वों की संयोजकता कितनी होती है? 2 में तत्वों की संयोजकता 2 होती है। कितनी होती है? 2 होती है। आधुनिक आवर्त नियम के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो इनमें से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। किसी उदासीन परमाणु में परमाणु क्रमांक इलेक्ट्रॉनों या प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। निम्न में से कौन सा समूह शून्य संयोजकता को निरूपित करता है? शून्य संयोजकता को निरूपित करता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। 18 ये शून्य संयोजकता को निरूपित करता है। वर्तमान में ज्ञात तत्वों की कुल संख्या कितनी है? तो वर्तमान में ज्ञात तत्वों की कुल संख्या कितनी है? 118 है। कितनी है? 118 है। निम्न में इनमें से किस तत्व में 3 कोष और 2 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो 3 कोष और 2 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो Mg में होते हैं। किसमें होते हैं? Mg में 3 कोष होते हैं और 2 संयोजी इलेक्ट्रॉन। इनमें से कौन सा आधुनिक आवर्त नियम है? तो आधुनिक आवर्त नियम कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी, तत्वों के गुण उनके परमाणु क्रमांक के आवर्त फलन होते हैं। तत्वों के जो गुण होते हैं उनके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। निम्न में से कौन सा तत्व दूसरे समूह से संबंधित है? तो ऐसा कौन सा तत्व है जो दूसरे समूह से संबंधित है? तो वो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। Be जो है दूसरे समूह से संबंधित है। इनमें से कौन सा तत्व एक धातु है? तो ऐसा कौन सा तत्व है इनमें से जो एक धातु है? वो Fe है, जो एक धातु है। ये धात्विक तत्व है, जिसे लोहा कहा जाता है। इसे आवर्त सारणी में 8वें समूह का पहला तत्व है। ये 8वें समूह का पहला तत्व है। इसकी परमाणु जो संख्या होती है 26 होती है। आधुनिक आवर्त सारणी में टेलुरियम परमाणु क्रमांक वाले तत्वों से घिरा है, तो वो ऑप्शन नंबर बी, टेलुरियम 34, 51, 53 और 84 परमाणु क्रमांक वाले तत्वों से घिरा है। आधुनिक आवर्त सारणी के समूह 2 में कौन सा तत्व शामिल नहीं है? तो इनमें से कौन नहीं है? ऑप्शन नंबर ए, Na ये तत्व शामिल नहीं है। ऑप्शन नंबर ए। इनमें से कौन सा तत्व आधुनिक आवर्त सारणी के आवर्त 3 से संबंधित नहीं है? आवर्त 3 से संबंधित Ge नहीं है। कौन नहीं है? Ge नहीं है। आधुनिक आवर्त सारणी में फास्फोरस को किसमें रखा गया है? तो फास्फोरस को किसमें रखा गया है? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। 15वें समूह और तीसरे आवर्त में रखा गया है। 15वें समूह और तीसरे आवर्त में रखा गया है।
आधुनिक आवर्त सारणी में निम्नलिखित में से किस समूह में कोई धात्विक तत्व नहीं है? किस समूह में कोई धात्विक तत्व नहीं है? वो है आपका ऑप्शन नंबर ए 17। 17 जो है कोई धात्विक तत्व नहीं है। तत्वों को उनके किसके आधार पर वर्गीकृत किया गया था? तो उनको किसके आधार पर वर्गीकृत किया गया था? तो वो भिन्न भौतिक के साथ-साथ भिन्न रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर ये इन्हें वर्गीकृत किया गया था। कार्बन किस समूह और आवर्त में मौजूद हैं? तो कार्बन किस समूह में और किस आवर्त में मौजूद हैं? तो 14वें समूह में और 2 आवर्त में मौजूद हैं कार्बन। 14वें समूह और दूसरा आवर्त। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। सुमेलित करना है इसको, तो कैसे करेंगे? खोजे गए तत्वों की कुल संख्या। खोजे गए तत्वों की कुल संख्या इसका 18 118 हो जाएगा। और प्राकृतिक रूप से उपलब्ध जो तत्व हैं, तो प्राकृतिक रूप से उपलब्ध तत्व 94 थे। कितने थे? 94। और जो प्रयोगशाला प्रक्रियाओं के माध्यम से खोजे गए तत्व, तो वो 24 थे। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को व्यवस्थित किया गया है। तो तत्वों को व्यवस्थित किया गया है तो वो परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम में, परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपके यहीं तक क्वेश्चन थे। लास्ट मिलते हैं हम आपसे अगली क्लास में। तो जिनको जहाँ समझ में ना आया हो वह कमेंट करके पूछ सकते हैं, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें चैनल को और क्लास को लाइक करें। ओके।